नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जब भारत अपने सबसे बड़े रक्षा साझेदार इजराइल के साथ में मंच साझा करता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर खलबली मच जाती है। लेकिन उसी मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर शिया मुल्क जो इजराइल को नक्शे पर मिटाने की बात करता है, भारत के इस कदम पर खामोश रहता है। जब अमेरिका ईरान के ऊपर दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाता है और भारत को ईरान से तेल खरीदना लगभग शून्य करना पड़ता है, तब भी ईरान भारत के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि मई 2024 के अंदर भारत और ईरान चाबार पोर्ट को लेकर के एक ऐतिहासिक 10 साल का एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, वो भी अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उनके ठीक सामने। वहीं दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ ईरान और भारत के बीच में दूरियां नजर आती हैं, कश्मीर के मुद्दे पर कभी कभी तीखे बयान नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी अनकंडीशनल दोस्ती चलती है जो किसी भी ग्लोबल प्रेशर के अंदर टूटती नहीं है। क्यों आज भी ईरान के कई हिस्सों के अंदर अगर कोई लड़की किसी भारतीय लड़के से, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, शादी करना चाहे तो उसके माता पिता यानी मुसलमान माता पिता भी तुरंत मान जाते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के मुसलमान लड़कों के लिए भी उनके पैमाने बहुत ज्यादा सख्त हैं। ये कोई सामान्य कूटनीतिक बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बिसात पर यह एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मास्टरस्ट्रोक है जिसे दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी आज तक डिकोड नहीं कर पाए। और दोस्तों, असली सवाल भी यहीं से शुरू होता है। इन दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से नहीं बदला है? अगर आप इस रिश्ते की जड़ों को तलाशेंगे तो वो किसी हालिया ट्रेड डील से नहीं, बल्कि दोनों देशों के डीएनए से मिलता है। हजारों साल पहले जब आर्यों का एक समूह मध्य एशिया से निकला तो वो दो शाखाओं के अंदर बंट गया था। एक शाखा सिंधु घाटी की तरफ आई, जिन्हें इंडो आर्यंस कहा गया। दूसरी ईरान के पठार पर ही जम गई, जिन्हें ईरानी आर्यंस कहा गया। और यही वजह है कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और पारसी धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जेंद अश्वेता की भाषा, श्लोक और व्याकरण के अंदर हैरान करने वाली सिमिलरिटीज हैं। इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य यह भी है कि वैदिक संस्कृति के अंदर जहां देव पूजनीय हैं, वहीं असुर दानव हैं। तो इसके अपोजिट प्राचीन ईरानी संस्कृति के अंदर अहूर यानी असुरों को सर्वोच्च ईश्वर माना गया है और देव यानी देवताओं को बुरी शक्तियां माना गया है। दोस्तों, वैचारिक विरोध के बावजूद यह साबित करता है कि दोनों एक ही सभ्यतागत स्रोत से निकले हैं। वहीं दोस्तों, भाषा का डीएनए भी आज भी जिंदा है। आधुनिक हिंदी और उर्दू के अंदर लगभग 30 to 40% वर्ड्स सीधे फारसी से आए हैं, ईरानी से आए हैं। जमीन, आसमान, शहर, बाजार, शादी, उम्मीद, दोस्त, दस्तावेज, गवाह, ये सारे शब्द ईरान की ही देन हैं। जब एक भारतीय और ईरानी आपस के अंदर बात करते हैं तो उन्हें अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उस सबकॉन्शियस समझ की जरूरत होती है जो सदियों से उनके भीतर मौजूद है। दोस्तों, जब 7वीं शताब्दी के अंदर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए और वहां सत्ता बदल गई, वहां मुसलमान आ गए, तो प्राचीन जोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले पारसी अपनी पहचान बचाने के लिए गुजरात के संजान तट के ऊपर पहुंच गए। वहां के हिंदू राजा जदी राणा ने उन्हें शरण दी। तब पारसियों ने कहा था कि वो भारतीय समाज में ऐसे घुल जाएंगे जैसे दूध में शक्कर। आज टाटा, वाडिया, गोदरेज जैसे समूह उसी ईरानी विरासत का हिस्सा हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की आर्थिक नींव रखी है। दोस्तों, ये दोनों देश एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इतनी गहराई से समझते हैं कि कोई भी फौरी तनाव इनके कोर फाउंडेशन को नहीं हिला पाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों, ईरान का लीडरशिप ये अच्छे तरीके से जानता है कि भारत कभी वेस्टर्न कंट्रीज का पिछलगू नहीं बनेगा। भारत भले ही इजराइल से डिफेंस सिस्टम्स खरीदता है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ किसी भी वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का हिस्सा कभी नहीं बना। और इस अनकंडीशनल ट्रस्ट की शुरुआत होती है 1979 के अंदर। उससे पहले ईरान के ऊपर शाह रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जो पूरी तरह से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था।
उस समय भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम का लीडर हुआ करता था। इसलिए शाह के दौर में भारत और ईरान के बीच में एक रणनीतिक दूरी बनी हुई थी। लेकिन 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक भूचाल आया जिसे इस्लामी क्रांति कहा गया। दोस्तों, अयातुल्लाह खोमेनी के लीडरशिप के अंदर हुए सत्ता परिवर्तन में ईरान को रातों रात अमेरिका के पाले से बाहर कर दिया। पश्चिमी दुनिया के लिए ईरान अचानक से अछूत बन गया। जब पूरी दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, तब ईरान को एक ऐसे देश की जरूरत थी जो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता हो। भारत ने तुरंत नई ईरानी सरकार को मान्यता दे दी। बिना किसी पश्चिमी दबाव के व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते जारी रखे। ईरानियों के अवचेतन मन में ये बात बैठ गई कि जब कोई साथ नहीं था, तब भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया। दोस्तों, उस वक्त जब ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के उनको खाने पीने की जरूरतें थी, तब भारत ही वो मुल्क था जिसने अपने दरवाजे खोले थे। और दोस्तों, कूटनीति से थोड़ा अगर बाहर निकल करके ईरान की सड़कों और घरों में अगर हम झांकते हैं तो एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ईरानी परिवारों के अंदर भारतीयों के लिए जो सम्मान है वो रातों रात नहीं बना है। दोस्तों, एक दौर ऐसा था और कई इलाकों में तो आज भी है, जब ईरानी माता पिता अपनी बेटियों को शादी के लिए भारतीय लड़कों को सबसे ज्यादा तरजीह देते थे। दोस्तों, पश्चिमी देशों के लोगों के लिए उनके पैमाने बेहद सख्त हुआ करते थे, लेकिन भारत का नाम आते ही एक सहज स्वीकार्यता मिल जाती है। चाहे लड़का हिंदू हो या किसी भी रिलीजन का, वहाँ के मुसलमान हो या फिर कोई और रिलीजन के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसके पीछे कोई सरकारी फरमान नहीं था, बल्कि गहरी सामाजिक समानता थी। ईरानी समाज मूल रूप से एक एशियाई पारिवारिक ढांचे के ऊपर चलता है। वहां परिवार, बुजुर्गों का सम्मान और रिश्तों की गर्माहट सबसे ऊपर रहती है। ईरानियों की नज़र में भारतीय पुरुष अपनी पत्नियों और परिवार के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं। भारत की अहिंसक और शांति प्रिय छवि जो हजारों साल के दर्शन से उपजी है, भारतीयों को उनके लिए एक सुरक्षित साथी बनाती है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल भारत की सॉफ्ट पावर का भी है। राज कपूर की फिल्म आवारा से लेकर के अमिताभ बच्चन की शोले और वहां बाकी स्टार्स का जो क्रेज ईरान के अंदर देखा गया है, उसने भारतीयों को ईरान के हर घर का हिस्सा बना दिया है। और दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल ईरान में उससे भी कहीं बड़ा है। जब हम ईरान के सत्ता ढांचे की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा राज छुपा होता है जो किसी सस्पेंस फिल्म से भी ज्यादा गहरा होता है। दोस्तों, अयातुल्लाह खोमेनी, जिन्होंने 1979 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उनका भारत से सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सीधा खून का रिलेशन था। उनके दादा सैयद अहमद मुसवी हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव के अंदर हुआ था। वो लखनऊ के नवाबों के दरबार से जुड़े हुए थे। 1830 के दशक में वो भारत से इराक चले गए और फिर ईरान के खुमैन शहर के अंदर बस गए। दोस्तों, आपको जानकर के अचरज होगा कि अयातुल्लाह खोमेनी अपनी जवानी में जो रहस्यवादी और सूफी कविताएं लिखते थे, उनमें उन्होंने अपना उपनाम यानी तखल्लुस हिंदी रखा हुआ था। क्रांति से पहले शाह की खुफिया एजेंसी सवाक ने इस बात का इस्तेमाल खोमेनी को बदनाम करने के लिए करना चाहा और अफवाह फैलाई कि वो विदेशी जासूस हैं, लेकिन खोमेनी ने अपनी भारतीय जड़ों को कभी भी नहीं छुपाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी के मध्य पूर्व के बड़े धर्मगुरुओं और उनके संस्थानों का संचालन भारत के पैसे से होता आया है। 1825 के अंदर अवध के नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी भरकम कर्ज दिया था। इस कर्ज की शर्त यह थी कि इसका ब्याज हमेशा करबला और नजफ के विद्वानों और गरीबों को भेजा जाएगा। इसे अवध की वसीयत या ओद बिक्वेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, लगभग 100 सालों तक इसी भारतीय धन ने उस धार्मिक ढांचे को आर्थिक रूप से मजबूत किया, जिसने बाद में बड़े बड़े नेताओं को तैयार किया। इसके अलावा दक्षिण भारत, विशेष करके हैदराबाद और गोलकुंडा का इतिहास सीधे तौर पर ईरान के शाही परिवारों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कुतुब शाही वंश के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह मूल रूप से ईरान के हमदान प्रांत से थे। वो भाग करके भारत आए और डेक्कन के अंदर अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया।
हैदराबाद से ईरान के दरबार में नियमित रूप से राजदूत और बेशकीमती तोहफे भेजे जाते थे। आज भी हैदराबादी वास्तुकला और तहजीब के अंदर ईरानी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज भी हैदराबाद के अंदर ईरानी चाय फेमस है। दोस्तों, आम दुनिया की नजर से ओझल भारत और ईरान के बीच ऐसे खुफिया और सामरिक गठजोड़ रहे हैं जिन्होंने एशिया के भूगोल को सुरक्षित रखा है। 1990 के दशक में जब पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी नेटवर्क ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो भारत और ईरान के सामने एक साझा सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो गया था। भारत के लिए यह कश्मीर के अंदर घुसपैठ का खतरा था और शिया बहुल ईरान के लिए अपनी सीमा पर एक कट्टरपंथी सुन्नी नेटवर्क का उभार। उस दौर में भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और ईरान की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर के एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। दोनों देशों ने अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस और उनके कमांडर अहमद शाह मसूद को हथियार, रसद और इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए थे। भारत के विमान ताजिकिस्तान के फरखोर एयरबेस पर उतरे थे और ईरान वहां से जमीनी रसद पहुंचाया करता था। बिना ईरान की भौगोलिक मदद के भारत कभी भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के उस प्रॉक्सी नेटवर्क को काउंटर नहीं कर पाता था। दोस्तों, यहां एक छोटा सा नंबर भी समझ लीजिए क्योंकि इसी नंबर के अंदर पूरा पावर गेम छुपा हुआ है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल गुजरता है। भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना के बीच में ओमान की खाड़ी में एक अघोषित लेकिन मजबूत सामरिक समझ है। समुद्री सुरक्षा और एंटी पिरेसी ऑपरेशंस के अंदर दोनों देश एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हैं। बाहर से ये रिश्ता नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर इस विषाद के नीचे कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। दोस्तों, आज के दौर में मोदी सरकार जिस कूटनीति के ऊपर काम कर रही है उसे डी-हाइफिनेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने हर दोस्त के साथ में अपने रिश्ते को एक अलग खांचे के अंदर रखता है। भारत इजराइल से ये नहीं पूछता कि उसे ईरान के साथ में क्या करना चाहिए और ईरान से इजराइल के बारे में बात नहीं करता। इजराइल भारत को वो अत्याधुनिक हार्ड पावर देता है जो हमें चाहिए, चाहे वो अवॉक्स रडार्स हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर आतंकवाद विरोधी इंटेलिजेंस हो। लेकिन ईरान भारत को वो जियो स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है जो हमें यूरेशिया तक पहुंचाती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान और मध्य एशिया जाने के लिए रोक रखा है। इसका सबसे बड़ा तोड़ है ईरान का चाबार पोर्ट। मई 2024 के अंदर भारत ने चाबार के संचालन के लिए 10 इयर्स का एक लॉन्ग टर्म समझौता किया है जिसके अंदर $120 मिलियन का सीधा इन्वेस्टमेंट और 250 मिलियन का क्रेडिट भी शामिल है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जिसे चाइना ने डेवलप किया है उसके लिए एक भारी चुनौती है। अगर भारत ईरान से दूर हो जाए तो चाइना तुरंत पूरे ईरान को अपने जाल में कर लेगा जो भारत की सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके साथ ही दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC भारत का एक और स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। दोस्तों, 7,200 किलोमीटर लंबा ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भारत को ईरान और आर्मेनिया होते हुए सीधे रसिया और यूरोप से जोड़ देता है। दोस्तों, हाल ही के अंदर लाल सागर यानी कि रेड सी के संकट ने यह साबित कर दिया है कि स्वेज कैनाल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना भी सुरक्षित नहीं है। लिहाजा INSTC स्वेज नहर के मुकाबले 30% सस्ता है और 40% छोटा रास्ता है और ईरान के बिना इस कॉरिडोर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, भारत ने इस पूरे जटिल चक्रव्यूह से क्या अचीव किया है। तो दोस्तों, भारत ईरान अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भारत को अपनी इकोनॉमी और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ती है। भारत भी ये जानता है कि अपने रीजनल बैलेंस और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए ईरान से बेहतर कोई भौगोलिक साझेदार हो ही नहीं सकता है। जब ईरान के सर्वोच्च नेता कश्मीर पर बयान देते हैं तो भारत कड़ी आपत्ति जताता है, लेकिन बैक चैनल कूटनीति के जरिए दोनों देश ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई भी बयान उनके मूल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस वक्त दोस्तों, आपने देखा भी है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं उनमें ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया था और उसके जनाजे के अंदर, उसके अंतिम संस्कार के अंदर भी भारत की लीडरशिप बहुत तगड़े तरीके से भागीदारी निभा चुकी है। उसके अंदर बड़ी तादाद में भारत के नेता वहां पहुंचे हैं।
दोस्तों, भारत के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और OIC जैसे मंचों पर पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को कुंद करने के लिए ईरान की खामोशी या समर्थन भारत के लिए बेहद अहम है। भारत और ईरान का ये रिश्ता किसी वेस्टर्न कंट्रीज की मंजूरी का मोहताज नहीं है। ये उन हजारों सालों से बह रही सांस्कृतिक और सभ्यतागत नदी का नतीजा है जो जियोपॉलिटिक्स के बदलते मौसमों से कभी भी नहीं सूखी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये स्ट्रेटेजिक डीहाइफिनेशन और चाबार पोर्ट के ऊपर दांव आने वाले टाइम में चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस के लिए गेम चेंजर साबित होगा या दुनिया अभी भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कम आंक रही है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।